नमस्ते दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम एक ऐसी समस्या के बारे में बात करने जा रहे हैं जो हम में से लगभग हर व्यक्ति को कभी न कभी अपने जीवन में महसूस होती है। ये एक ऐसी अदृश्य जंजीर है जो हमें आगे बढ़ने से रोकती है, हमारे सपनों को हकीकत में बदलने से रोकती है। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपके पास एक बहुत ही शानदार विचार आया हो, एक ऐसा विचार जो आपकी जिंदगी बदल सकता है, लेकिन आपने उस पर काम शुरू ही नहीं किया? क्या आप भी उन लोगों में से हैं जो अपने लक्ष्यों की सूची तो बनाते हैं, बड़े बड़े सपने देखते हैं, लेकिन जब काम करने की बारी आती है तो आप खुद को एक अंतहीन सोच के चक्र में फंसा हुआ पाते हैं? आप सोचते हैं कि सही समय आएगा तब शुरू करूंगा, या पहले मुझे इस विषय में और जानकारी हासिल कर लेनी चाहिए, या शायद मैं अभी इसके लिए तैयार नहीं हूं। ये सोच का जाल, ये तैयारी का अंतहीन इंतजार, यही वो अदृश्य दुश्मन है जो हमारे और हमारी सफलता के बीच खड़ा है। आज हम इसी दुश्मन को हराने का शस्त्र जानेंगे। आज हम बात करेंगे शे वॉशमैन की विश्व प्रसिद्ध किताब थिंक लेस डू मोर यानी कम सोचो ज्यादा करो के बारे में। ये किताब कोई दार्शनिक ज्ञान का भंडार नहीं है, बल्कि ये एक व्यावहारिक मार्गदर्शिका है, एक ऐसी कुंजी है जो सोच के ताले को खोलकर कर्म के दरवाजे को खोलती है। ये किताब हमें सिखाती है कि कैसे हम अपने दिमाग के बनाए हुए जाल से बाहर निकलकर असल दुनिया में काम करना शुरू कर सकते हैं। इस वीडियो में हम इस किताब के हर एक सिद्धांत को बहुत गहराई से समझेंगे। ये कोई छोटा सारांश नहीं होगा, बल्कि ये एक संपूर्ण कार्यशाला की तरह होगा। हम जानेंगे कि ज्यादा सोचना हमारे लिए कितना खतरनाक है। हम सीखेंगे कि अधूरेपन या अपूर्णता में भी एक अद्भुत शक्ति छिपी होती है। हम छोटे कदमों की विशाल ताकत को पहचानेंगे और हम उस डर पर विजय प्राप्त करेंगे जो हमें कर्म करने से रोकता है। तो यदि आप अपनी टालमटोल की आदत से थक चुके हैं, यदि आप अपने विचारों को केवल विचारों तक सीमित नहीं रखना चाहते, और यदि आप अपनी जिंदगी को सच में बदलना चाहते हैं, तो अगले कुछ समय के लिए मेरे साथ बने रहिए। ये यात्रा आपके सोचने के तरीके को हमेशा के लिए बदल सकती है। अध्याय 1, हमारा सबसे बड़ा शत्रु, विश्लेषण का पक्षाघात। किताब की शुरुआत होती है हमारी सबसे बड़ी और सबसे आम समस्या की पहचान से, जिसे लेखिका कहती हैं एनालिसिस पैरालिसिस यानी विश्लेषण का पक्षाघात। ये एक ऐसी मानसिक स्थिति है जहां हम किसी निर्णय या कार्य के बारे में इतना ज्यादा सोचते हैं, उसके हर पहलू का इतना ज्यादा विश्लेषण करते हैं कि अंत में हम कोई भी निर्णय नहीं ले पाते और कोई भी कार्य शुरू ही नहीं कर पाते। हमारा दिमाग सोच सोच कर थक जाता है और हमारा शरीर पंगु हो जाता है, यानी कर्म करने में असमर्थ हो जाता है। आइए इसे कुछ बहुत ही सरल उदाहरणों से समझते हैं। कल्पना कीजिए एक छात्र की जिसे कॉलेज में एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट मिला है। वो होशियार है, उसके पास सारे संसाधन हैं, लेकिन वो काम शुरू करने के बजाय उस विषय पर सैकड़ों किताबें पढ़ने लगता है, हजारों वेबसाइट छान मारता है, अलग अलग विशेषज्ञों की राय सुनता है। वो जानकारी इकट्ठा करने में इतना खो जाता है कि जब प्रोजेक्ट जमा करने की तारीख पास आती है तो उसके पास जानकारी का भंडार तो होता है, लेकिन उसने एक पन्ना भी नहीं लिखा होता। ये विश्लेषण का पक्षाघात है। एक और उदाहरण देखिए। एक व्यक्ति है जो अपना खुद का व्यवसाय शुरू करना चाहता है। उसके पास एक बहुत अच्छा विचार है, लेकिन वो बाजार का विश्लेषण करने में, एक उत्तम व्यापार योजना बनाने में, अपने प्रतिस्पर्धियों की हर छोटी बड़ी बात जानने में महीनों शेंज ही सालों लगा देता है। वो हर चीज को इतना उत्तम बनाना चाहता है, हर जोखिम को पहले से ही खत्म कर देना चाहता है कि वो कभी अपना पहला उत्पाद बाजार में उतार ही नहीं पाता। वो उत्तम योजना के इंतजार में अवसर ही खो देता है। हम ऐसा क्यों करते हैं? लेखिका बताती हैं कि इसके पीछे मुख्य रूप से 3 कारण होते हैं। पहला कारण है असफलता का डर। हमें लगता है कि अगर हमने पूरी तैयारी के बिना कोई काम शुरू कर दिया तो हम असफल हो जाएंगे, और असफल होना हमें शर्मिंदगी और दुख देता है। इस डर से बचने के लिए हम सोचते रहने का सुरक्षित रास्ता अपनाते हैं, क्योंकि जब तक हम सोच रहे हैं हम असफल नहीं हो सकते। सोचना हमें एक झूठी सुरक्षा का एहसास देता है। दूसरा कारण है पूर्णतावाद यानी परफेक्शनिज्म। हम चाहते हैं कि हमारा हर काम उत्तम हो, उसमें कोई कमी न हो। हम एक उत्तम चित्र बनाना चाहते हैं, एक उत्तम लेख लिखना चाहते हैं, एक उत्तम व्यापार खड़ा करना चाहते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि उत्तम या परफेक्ट जैसा कुछ होता ही नहीं है। ये एक ऐसा मानक है जिसे हम कभी छू नहीं सकते, और इस उत्तम की खोज में हम अच्छा करने का मौका भी गंवा देते हैं। तीसरा कारण है अनिश्चितता से घबराहट। जीवन अनिश्चित है। हम नहीं जानते कि हमारे किसी कार्य का क्या परिणाम होगा। इस अनिश्चितता से हमें घबराहट होती है। हम अपने विश्लेषण से भविष्य को नियंत्रित करने की कोशिश करते हैं। हम हर संभव परिणाम को पहले से ही जान लेना चाहते हैं ताकि हमें कोई झटका न लगे, लेकिन ये असंभव है। विश्लेषण का ये पक्षाघात एक धीमे जहर की तरह है।
ये हमारे आत्मविश्वास को खत्म कर देता है, हमारी ऊर्जा को सोख लेता है और हमारे समय को बर्बाद कर देता है। हम कर्म करने वाले इंसान से एक सोचने वाले दर्शक बनकर रह जाते हैं। किताब का पहला और सबसे महत्वपूर्ण संदेश यही है कि इस दुश्मन को पहचानिए। स्वीकार कीजिए कि आप भी कभी न कभी इसके शिकार होते हैं, क्योंकि समस्या को स्वीकार करना ही समाधान की ओर पहला कदम है। अध्याय 2, अपूर्णता की शक्ति और उसे अपनाने की कला। जब हमने अपने सबसे बड़े शत्रु यानी ज्यादा सोचने की आदत को पहचान लिया है, तो अब सवाल उठता है कि इसका समाधान क्या है। लेखिका इसका एक बहुत ही सरल और शक्तिशाली समाधान देती हैं, और वो है अपूर्णता को अपनाना। इस अध्याय का मूल मंत्र है डन इज बेटर देन परफेक्ट, यानी किया हुआ काम उत्तम काम से बेहतर है। इस एक वाक्य में इस पूरी किताब का सार छिपा है। इसका मतलब ये नहीं है कि हमें जानबूझकर खराब काम करना चाहिए। इसका मतलब ये है कि हमें किसी काम को सिर्फ इसलिए नहीं रोकना चाहिए क्योंकि हम उसे उत्तम तरीके से नहीं कर पा रहे हैं। पूर्णतावाद या परफेक्शनिज्म एक बहुत बड़ा धोखा है। ये हमें ये विश्वास दिलाता है कि हम गुणवत्ता के पीछे भाग रहे हैं, जबकि असल में हम डर के कारण टालमटोल कर रहे होते हैं। कल्पना कीजिए एक लेखक की जो अपनी किताब का पहला अध्याय लिखना चाहता है। वो एक ऐसे शुरुआती वाक्य की तलाश में है जो इतिहास में अमर हो जाए। वो हफ्तों तक उस एक उत्तम वाक्य के बारे में सोचता रहता है और कुछ नहीं लिख पाता। वहीं एक दूसरा लेखक है जो ये सोचता है कि मुझे बस लिखना शुरू करना है, चाहे शुरुआत कितनी भी खराब क्यों ना हो। वो एक बहुत ही साधारण वाक्य से लिखना शुरू करता है, फिर दूसरा, फिर तीसरा। कुछ ही घंटों में वो पूरा अध्याय लिख डालता है। हो सकता है कि उसका पहला ड्राफ्ट यानी कच्चा मसौदा बहुत खराब हो, लेकिन अब उसके पास सुधार करने के लिए कुछ ठोस है। वो उसे संपादित कर सकता है, उसे बेहतर बना सकता है। जबकि पहला लेखक अभी भी हवा में ही विचार कर रहा है। किया हुआ काम हमें प्रतिक्रिया यानी फीडबैक देता है। जब आप कोई काम करके दुनिया के सामने रखते हैं, चाहे वो अधूरा ही क्यों न हो, तो आपको पता चलता है कि उसमें क्या अच्छा है और क्या बुरा। एक व्यवसायी जो एक साधारण सा उत्पाद बनाकर बाजार में उतार देता है, उसे अपने ग्राहकों से सीधी प्रतिक्रिया मिलती है। वो उस प्रतिक्रिया के आधार पर अपने उत्पाद को बेहतर बना सकता है। लेकिन वो व्यवसायी जो अपने दफ्तर में बैठकर सालों तक एक उत्तम उत्पाद की योजना बनाता रहता है, उसे कभी पता ही नहीं चलता कि लोग असल में चाहते क्या है। अपूर्णता को अपनाने का मतलब है गलतियां करने की अनुमति देना। हमें अपने आप को ये समझाना होगा कि गलतियां करना सीखने की प्रक्रिया का एक स्वाभाविक हिस्सा है। जब एक बच्चा चलना सीखता है तो वो सैकड़ों बार गिरता है। वो ये नहीं सोचता कि मैं तभी चलूंगा जब मैं बिना गिरे चल सकूं। वो गिरता है, उठता है और फिर कोशिश करता है। हर गलती उसे सिखाती है कि संतुलन कैसे बनाना है। हमें भी अपने जीवन के हर क्षेत्र में यही रवैया अपनाना होगा। तो हम अपूर्णता को अपने जीवन में कैसे अपना सकते हैं? लेखिका इसके लिए कुछ व्यावहारिक कदम सुझाती हैं। पहला कदम है अपने लिए समय सीमा तय करना। किसी भी काम को करने के लिए खुद को एक निश्चित समय दीजिए। उदाहरण के लिए, यदि आपको कोई रिपोर्ट लिखनी है तो खुद से कहिए कि मैं अगले 2 घंटे में इसका पहला मसौदा पूरा कर लूंगा, चाहे वो कितना भी खराब क्यों ना हो। समय का दबाव हमें ज्यादा सोचने से रोकता है और हमें काम करने पर मजबूर करता है। दूसरा कदम है खुद को याद दिलाना कि ये केवल पहला संस्करण है। चाहे आप कोई कलाकृति बना रहे हों, कोई व्यवसाय शुरू कर रहे हों या कोई नया कौशल सीख रहे हों, हमेशा याद रखिए कि ये अंतिम उत्पाद नहीं है। ये सिर्फ एक शुरुआत है। आप इसमें हमेशा सुधार कर सकते हैं। ये सोच आपके ऊपर से उत्तम प्रदर्शन करने का दबाव हटा देती है। तीसरा कदम है दूसरों के काम को देखना। जब हम सफल लोगों को देखते हैं तो हमें केवल उनका अंतिम और परिष्कृत उत्पाद ही दिखाई देता है। हमें उसके पीछे की गई सैकड़ों गलतियां और हजारों घंटों का अभ्यास दिखाई नहीं देता। ये समझिए कि हर विशेषज्ञ कभी एक नौसिखिया था। अपूर्णता को अपनाना एक मानसिकता का बदलाव है। ये खुद को दया और धैर्य के साथ देखने का एक तरीका है। ये समझने का एक तरीका है कि प्रगति सीधी रेखा में नहीं होती। ये एक यात्रा है जिसमें उतार चढ़ाव आते हैं। जब आप इस विचार को आत्मसात कर लेते हैं तो आप ज्यादा सोचने के जाल से मुक्त हो जाते हैं और कर्म करने की दुनिया में प्रवेश करते हैं। अध्याय 3, गति का विज्ञान और छोटे कदमों की विशाल शक्ति। एक बार जब हम अपूर्णता को अपनाने और बस काम शुरू करने का मन बना लेते हैं तो अगली चुनौती आती है बड़े और डरावने लक्ष्यों को लेकर। अक्सर हमारे लक्ष्य इतने बड़े होते हैं कि हमें समझ ही नहीं आता कि शुरुआत कहाँ से करें। एक पूरी किताब लिखना, एक सफल व्यवसाय खड़ा करना या मैराथन दौड़ने की तैयारी करना, ये सब पहाड़ जैसे लक्ष्य लग सकते हैं। इस पहाड़ को देखकर ही हमारा दिमाग हमें फिर से सोचने और टालमटोल करने पर मजबूर कर देता है। इस समस्या का समाधान लेखिका मोमेंटम यानी गति के सिद्धांत में बताती हैं।
भौतिकी का एक सरल नियम है कि जो वस्तु स्थिर है वो स्थिर ही रहना चाहती है और जो वस्तु गति में है वो गति में ही रहना चाहती है। यही नियम हमारे जीवन और हमारी उत्पादकता पर भी लागू होता है। सबसे मुश्किल काम होता है किसी स्थिर वस्तु को गति देना, यानी सबसे मुश्किल काम होता है किसी कार्य को शुरू करना। लेकिन एक बार जब आप शुरू कर देते हैं तो गति बन जाती है और फिर आगे बढ़ते रहना बहुत आसान हो जाता है। इस गति को बनाने का सबसे शक्तिशाली तरीका है अपने बड़े लक्ष्यों को अत्यंत छोटे, हास्यास्पद रूप से छोटे कदमों में तोड़ना। कल्पना कीजिए कि आपका लक्ष्य है कि आप हर दिन 1 घंटा व्यायाम करना चाहते हैं। ये एक बड़ा लक्ष्य लग सकता है, खासकर यदि आप अभी बिल्कुल भी व्यायाम नहीं करते। आपका दिमाग बहाने बनाना शुरू कर देगा कि मेरे पास समय नहीं है या मैं बहुत थका हुआ हूं। अब इस लक्ष्य को छोटे कदम में तोड़िए। आपका पहला कदम ये नहीं है कि 1 घंटा व्यायाम करो। आपका पहला कदम है सिर्फ अपने व्यायाम करने वाले कपड़े पहन लो, बस इतना ही। ये इतना छोटा काम है कि आपका दिमाग इसका विरोध कर ही नहीं सकता। एक बार जब आप कपड़े पहन लेते हैं तो अगला छोटा कदम उठाना आसान हो जाता है। शायद अगला कदम है सिर्फ 5 मिनट के लिए टहलना। जब आप 5 मिनट टहल लेते हैं तो हो सकता है कि आपका मन करे कि 10 मिनट और टहल लिया जाए। आपने एक सकारात्मक चक्र शुरू कर दिया है। कर्म से और कर्म करने की प्रेरणा मिलती है। आइए एक और उदाहरण देखें। मान लीजिए आप एक किताब लिखना चाहते हैं। ये लक्ष्य बहुत बड़ा लग सकता है। इसे छोटे कदमों में तोड़िए। आपका पहला कदम किताब लिखना नहीं है। आपका पहला कदम है अपने कंप्यूटर पर एक नया डॉक्यूमेंट खोलना और उसका शीर्षक लिखना। अगले दिन आपका लक्ष्य है केवल 1 पैराग्राफ लिखना। उससे अगले दिन शायद 2 पैराग्राफ। ये छोटे कदम आपको डराते नहीं हैं, लेकिन ये छोटे कदम हर दिन जुड़कर एक गति बनाते हैं। कुछ हफ्तों या महीनों के बाद आप पाएंगे कि आपने पूरी किताब लिख डाली है और आपको पता भी नहीं चला। इस तकनीक को 2 मिनट का नियम भी कहा जाता है। कोई भी नया काम या आदत जिसे आप शुरू करना चाहते हैं उसे इतना छोटा कर दीजिए कि वो 2 मिनट में पूरा हो सके। हर दिन सुबह उठकर ध्यान करना चाहते हैं? शुरुआत 1 घंटे से नहीं, सिर्फ 2 मिनट से कीजिए। एक नई भाषा सीखना चाहते हैं? शुरुआत में सिर्फ 2 मिनट के लिए नए शब्द पढ़िए। घर साफ करना चाहते हैं? शुरुआत में सिर्फ 2 मिनट के लिए कोई एक कोना साफ कीजिए। छोटे कदमों की सुंदरता यह है कि वे प्रतिरोध को खत्म कर देते हैं। वे हमें तत्काल सफलता का एहसास कराते हैं। जब आप अपना छोटा सा लक्ष्य पूरा करते हैं तो आपके दिमाग में डोपामाइन नामक एक रसायन निकलता है जो आपको खुशी और संतुष्टि का अनुभव कराता है। यह आपको अगला कदम उठाने के लिए प्रेरित करता है। ये एक शक्तिशाली मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया है। लेखिका हमें अपने लक्ष्यों पर नहीं बल्कि प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहती हैं। जब आप ये सोचते हैं कि मुझे एक किताब लिखनी है तो ये एक परिणाम है जो बहुत दूर लगता है। लेकिन जब आप ये सोचते हैं कि मुझे आज बस 500 शब्द लिखने हैं तो ये एक प्रक्रिया है जिसे आप नियंत्रित कर सकते हैं। प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करने से चिंता कम होती है और आप वर्तमान क्षण में रहकर काम कर पाते हैं। तो आज ही अपने किसी एक बड़े लक्ष्य को चुनिए जिसे आप टाल रहे हैं और उसे इतने छोटे कदमों में तोड़िए कि पहला कदम हास्यास्पद रूप से सरल लगे और फिर उस पहले कदम को तुरंत उठा लीजिए। ज्यादा सोचिए मत, बस कर दीजिए। आप उस गति की शक्ति को देखकर हैरान रह जाएंगे जो आप अपने जीवन में पैदा कर सकते हैं। अध्याय 4, डर पर विजय और कर्म की औषधि। अब तक हमने ज्यादा सोचने और पूर्णतावाद की समस्याओं को समझा और हमने छोटे कदमों से काम शुरू करने की तकनीक भी सीखी। लेकिन एक और बहुत बड़ा अवरोध है जो हमें कर्म करने से रोकता है और वो है डर। डर एक बहुत ही शक्तिशाली भावना है जो हमारे तर्क पर हावी हो सकती है और हमें पूरी तरह से स्थिर कर सकती है। किताब इस बात पर जोर देती है कि डर को सोचकर नहीं हराया जा सकता। डर का एकमात्र इलाज है कर्म। जब आप डर के बावजूद कदम उठाते हैं तो डर अपने आप छोटा होने लगता है। कर्म डर की सबसे अच्छी औषधि है। लेखिका मुख्य रूप से 3 प्रकार के डरों की बात करती हैं जिनसे हम अक्सर जूझते हैं। पहला और सबसे आम डर है असफलता का डर। हम कोई नया काम शुरू करने से इसलिए डरते हैं क्योंकि हमें लगता है कि हम उसमें असफल हो जाएंगे। लोग हम पर हंसेंगे, हमारी काबिलियत पर सवाल उठाएंगे। ये डर हमें कोशिश करने से ही रोक देता है। इस डर से निपटने का तरीका है असफलता की अपनी परिभाषा को बदलना। असफलता को अंत के रूप में न देखें बल्कि उसे सीखने की प्रक्रिया के एक हिस्से के रूप में देखें। जब आप कोई प्रयास करते हैं और वो सफल नहीं होता तो आप असफल नहीं हुए बल्कि आपने ये सीखा है कि कौन सा तरीका काम नहीं करता। ये एक महत्वपूर्ण जानकारी है, एक डेटा है। थॉमस एडिसन ने बल्ब बनाने से पहले हजारों असफल प्रयास किए थे। जब किसी ने उनसे पूछा कि क्या उन्हें इतनी बार असफल होने पर बुरा नहीं लगा
तो उन्होंने कहा, मैं असफल नहीं हुआ, मैंने बस हजारों ऐसे तरीके खोजे हैं जिनसे बल्ब नहीं बनाया जा सकता। जब आप असफलता को सीखने के अवसर के रूप में देखने लगते हैं तो उसका डंक निकल जाता है। आप प्रयोग करने से, नई चीजें आजमाने से नहीं डरते, और जितना अधिक आप प्रयास करते हैं आपकी सफलता की संभावना उतनी ही बढ़ जाती है। दूसरा बड़ा डर है लोगों की राय या निर्णय का डर। हम अक्सर अपने सपनों का पीछा इसलिए नहीं करते क्योंकि हम सोचते हैं लोग क्या कहेंगे। हमें डर लगता है कि लोग हमें अजीब समझेंगे, हमारी आलोचना करेंगे या हमें अस्वीकार कर देंगे। इस डर का सामना करने के लिए हमें ये सच्चाई समझनी होगी कि ज्यादातर लोग हमारे बारे में इतना नहीं सोचते जितना हम कल्पना करते हैं। वे अपनी ही जिंदगी की समस्याओं में व्यस्त हैं। और यदि कुछ लोग आपकी आलोचना करते भी हैं तो क्या उनकी राय आपके सपनों से ज्यादा महत्वपूर्ण है? क्या उनकी राय आपकी जिंदगी का निर्माण करेगी? इस डर को हराने का सबसे अच्छा तरीका है आत्मविश्वास का निर्माण करना, और आत्मविश्वास केवल कर्म करने से आता है। जब आप कोई छोटा कदम उठाते हैं और उसे पूरा करते हैं तो आपका आत्मविश्वास थोड़ा बढ़ता है। जब आप और कदम उठाते हैं तो वो और बढ़ता है। धीरे धीरे आप एक ऐसे मुकाम पर पहुंच जाते हैं जहां दूसरों की राय आपको प्रभावित करना बंद कर देती है, क्योंकि आपको अपनी क्षमताओं पर विश्वास हो जाता है। तीसरा डर है अज्ञात का डर। हम एक आरामदायक दायरे में रहना पसंद करते हैं जहां सब कुछ जाना पहचाना और सुरक्षित लगता है। कोई भी नया काम, कोई भी नया रास्ता हमें इस आरामदायक दायरे से बाहर निकालता है और एक अज्ञात भविष्य की ओर ले जाता है। यह अज्ञात हमें डराता है। इस डर पर विजय पाने का एकमात्र तरीका है उस अज्ञात में एक छोटा कदम रखना। जब आप पहला कदम उठाते हैं तो उस रास्ते का थोड़ा सा हिस्सा आपके लिए ज्ञात हो जाता है। वो अब उतना डरावना नहीं लगता। फिर आप अगला कदम उठाते हैं और थोड़ा और रास्ता रोशन हो जाता है। कर्म अज्ञात के अंधकार को ज्ञान के प्रकाश में बदल देता है। लेखिका एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कहती हैं कि प्रेरणा का इंतजार मत कीजिए। हम अक्सर सोचते हैं कि जब हमें प्रेरणा मिलेगी, जब हमें सही महसूस होगा, तब हम काम शुरू करेंगे। लेकिन सच्चाई इसके विपरीत है। कर्म करने से प्रेरणा मिलती है। जब आप बिना मन के भी कोई काम शुरू करते हैं और उसमें थोड़ी प्रगति करते हैं तो प्रेरणा अपने आप आने लगती है। इसलिए अगली बार जब आप डर महसूस करें तो रुककर उसके बारे में सोचें मत। उस डर को स्वीकार कीजिए और फिर भी एक छोटा सा कदम आगे बढ़ाइए। अपने शरीर को गति में लाइए और आपका मन आपका अनुसरण करेगा। कर्म ही वो पुल है जो डर और आत्मविश्वास के बीच की खाई को पाटता है। अध्याय 5, आदतों का निर्माण और ऊर्जा का प्रबंधन। इस किताब का अंतिम और महत्वपूर्ण खंड इस बात पर केंद्रित है कि कैसे हम कम सोचो ज्यादा करो की इस मानसिकता को अपने जीवन का एक स्थायी हिस्सा बना सकते हैं। केवल 1 या 2 बार कर्म करना काफी नहीं है। असली बदलाव तब आता है जब कर्म करना हमारी आदत बन जाती है। लेखिका हमें बड़े लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय उन छोटी छोटी दैनिक आदतों पर ध्यान केंद्रित करने की सलाह देती हैं जो अंततः हमें उन लक्ष्यों तक ले जाएंगी। एक सफल लेखक वो नहीं है जो एक दिन में एक महान उपन्यास लिखने का सपना देखता है, बल्कि वो है जिसने हर दिन लिखने की आदत बना ली है। एक स्वस्थ व्यक्ति वो है जिसने हर दिन पौष्टिक भोजन करने और व्यायाम करने की आदत बना ली है। आदतों का निर्माण करने के लिए निरंतरता अत्यंत आवश्यक है। शुरुआत में छोटे कदमों से प्रारंभ करना महत्वपूर्ण है, जैसा कि हमने पहले चर्चा की। लेकिन उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है उस छोटे कदम को हर दिन बिना चूके दोहराना। चाहे आपका मन हो या ना हो, चाहे आप थके हुए हों या ऊर्जावान, आपको बस वो काम करना है। एक बहुत ही प्रभावी तकनीक है जिसे श्रृंखला को न तोड़ें कहा जाता है। एक कैलेंडर लीजिए। जिस दिन भी आप अपनी आदत को पूरा करते हैं उस दिन पर एक बड़ा सा क्रॉस का निशान लगा दीजिए। कुछ दिनों के बाद आप देखेंगे कि आपने एक श्रृंखला बना ली है। अब आपका लक्ष्य केवल उस श्रृंखला को बनाए रखना है। आपका मन करेगा कि आप उस श्रृंखला को न तोड़ें। ये एक बहुत ही शक्तिशाली मनोवैज्ञानिक प्रेरक है। लेकिन ज्यादा कर्म करने के लिए केवल इच्छा शक्ति ही काफी नहीं है। हमें अपनी ऊर्जा का प्रबंधन भी सीखना होगा। यदि हमारे पास ऊर्जा ही नहीं होगी तो हम कर्म कैसे करेंगे? लेखिका ऊर्जा प्रबंधन के लिए कुछ महत्वपूर्ण सुझाव देती हैं। पहला सुझाव है ना कहना सीखना। हमारे दिन में समय और ऊर्जा दोनों सीमित हैं। यदि हम हर काम के लिए, हर व्यक्ति के लिए हाँ कहते रहेंगे तो हमारे पास अपने महत्वपूर्ण कार्यों के लिए कोई ऊर्जा नहीं बचेगी। हमें अपनी प्राथमिकताओं को पहचानना होगा और उन चीजों को विनम्रता से मना करना सीखना होगा जो हमारी ऊर्जा को नष्ट करती हैं और हमें हमारे लक्ष्यों से दूर ले जाती हैं। ना कहना स्वार्थ नहीं है, ये आत्मसंरक्षण है। दूसरा सुझाव है विकर्षणों को खत्म करना। आज की दुनिया में हमारा ध्यान भटकाने वाली चीजों की कोई कमी नहीं है, खासकर हमारा मोबाइल फोन, सोशल मीडिया और अंतहीन सूचनाएं।
जब हम काम करने बैठते हैं तो हमें इन सभी विकर्षणों को दूर रखना होगा। अपना फ़ोन बंद कर दीजिए, सूचनाओं को बंद कर दीजिए और अपने काम के लिए एक शांत वातावरण बनाइए। एक बार में एक ही काम पर ध्यान केंद्रित करने से हमारी उत्पादकता और कार्य की गुणवत्ता दोनों में भारी सुधार होता है। तीसरा सुझाव है अपने समय की योजना बनाना। अपने दिन की शुरुआत में ही ये तय कर लीजिए कि आज आपके सबसे महत्वपूर्ण कार्य कौन से हैं, और फिर उन कार्यों को करने के लिए अपने कैलेंडर में एक निश्चित समय निर्धारित कीजिए। उस समय को एक महत्वपूर्ण बैठक की तरह सम्मान दीजिए, उसे किसी और चीज के लिए टालिए मत। जब आप अपने कर्म के लिए समय निर्धारित करते हैं तो आप उसे पूरा करने की संभावना को बहुत बढ़ा देते हैं। अंत में लेखिका हमें याद दिलाती हैं कि ये सब एक यात्रा है, कोई मंजिल नहीं। ऐसे दिन भी आएंगे जब आप अपनी आदत को पूरा नहीं कर पाएंगे, जब आप फिर से ज्यादा सोचने के जाल में फंस जाएंगे। ऐसे दिनों में खुद पर कठोर मत बनिए, बस अगले दिन फिर से शुरुआत कीजिए। महत्वपूर्ण ये नहीं है कि आप कभी गिरे नहीं, महत्वपूर्ण ये है कि आप हर बार गिरकर उठ जाएं और फिर से चलना शुरू कर दें। निष्कर्ष और अंतिम प्रेरणा। तो दोस्तों, ये थी शैवास्मंड की जीवन बदलने वाली किताब कम सोचो ज्यादा करो की गहन यात्रा। हमने इस यात्रा में सीखा कि हमारा सबसे बड़ा दुश्मन बाहर नहीं बल्कि हमारे अपने दिमाग के अंदर है, जो विश्लेषण के पक्षाघात के रूप में हमें कर्म करने से रोकता है। हमने सीखा कि इस दुश्मन को हराने का सबसे शक्तिशाली हथियार है अपूर्णता को अपनाना। ये समझना कि किया हुआ काम उत्तम काम से हमेशा बेहतर होता है। पूर्णतावाद एक सुंदर दिखने वाला जाल है जो हमें टालमटोल करने पर मजबूर करता है। हमने गति के विज्ञान को समझा और जाना कि कैसे बड़े से बड़े लक्ष्य को भी हास्यास्पद रूप से छोटे कदमों में तोड़कर शुरू किया जा सकता है। कर्म से ही और कर्म करने की प्रेरणा और गति मिलती है। हमने अपने डरों का सामना करना सीखा, चाहे वो असफलता का डर हो, लोगों की राय का डर हो या अज्ञात का डर हो। हमने जाना कि डर पर सोचकर नहीं बल्कि कर्म करके ही विजय प्राप्त की जा सकती है। कर्म ही डर की एकमात्र औषधि है। और अंत में हमने सीखा कि कैसे हम छोटी छोटी दैनिक आदतें बनाकर और अपनी ऊर्जा का सही प्रबंधन करके इस कर्मयोगी मानसिकता को अपने जीवन का एक स्थायी हिस्सा बना सकते हैं। ये किताब हमें एक बहुत ही गहरा संदेश देती है। हमारे सपने, हमारे विचार, हमारी योजनाएं, ये सब तब तक व्यर्थ हैं जब तक हम उन पर कर्म नहीं करते। दुनिया हमारे विचारों के लिए हमें पुरस्कार नहीं देती, वो हमारे कर्मों के परिणामों के लिए हमें पुरस्कार देती है। तो मैं आज आपसे यही कहना चाहूंगा कि इस वीडियो को देखने के बाद केवल इसके बारे में सोचिए मत, केवल प्रेरित महसूस मत कीजिए। इस प्रेरणा को कर्म में बदलिए। कोई एक छोटी सी चीज चुनिए, कोई एक ऐसा काम जिसे आप हफ्तों, महीनों या शायद सालों से टाल रहे हैं, और उसे आज ही अभी ही कीजिए। वो छोटा सा कदम उठाइए, चाहे वो अपने व्यायाम के कपड़े पहनना हो या किसी को एक महत्वपूर्ण ईमेल भेजना हो या अपनी मेज का केवल एक कोना साफ करना हो। बस शुरुआत कीजिए, क्योंकि आपकी जिंदगी आपके विचारों से नहीं, आपके कर्मों से बदलेगी। कम सोचिए और ज्यादा कीजिए। इस गहन चर्चा में मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर इस वीडियो ने आपको प्रेरित किया हो तो इसे लाइक करें और उन सभी के साथ साझा करें जिन्हें इसकी आवश्यकता हो सकती है। आपके क्या विचार हैं? आप कौन सा पहला कदम उठाने वाले हैं? हमें नीचे टिप्पणी में अवश्य बताएं। धन्यवाद।